हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। कैपिटल है शिमला। शिमला समर कैपिटल है। इसकी 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। देखिए, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी में स्थापित किया गया है। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया है। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता। लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए पर्वत धारा योजना लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो देखिए, आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखा है। कितना? 4%। ऑप्शन बी राइट आंसर। रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है ये? तो रेपो रेट उस दर को कहा जाता है जिस दर पर आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है, इसे रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट जो है ठीक इसके उल्टा होता है। जिस ब्याज दर पर बैंकों द्वारा आरबीआई के पास पैसा जमा किया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो आरबीआई का वर्तमान में रेपो रेट है 4%, वहीं रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। रिवर्स रेपो रेट को भी स्थिर रखा गया है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है भारत में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, इसे भी याद रखिएगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद राय। ऑप्शन डी राइट आंसर, जो कि भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बीसीसीआई प्रशासकों की समिति के प्रमुख भी रह चुके हैं विनोद राय। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महिलाओं, कारीगरों, शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर अभियान शुरू किया है? तो अवसर पहल लॉन्च किया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहाँ पे अवसर का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। इसका फुल फॉर्म होगा अवसर का। ठीक है, तो अवसर पहल किसने लॉन्च किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। एक हैं संजीव कपूर जो कि जेट एयरवेज के सीईओ हैं, और ये हैं संजीव कुमार जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को ही पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
तो इस बार कुल 6 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है इस पुरस्कार के लिए। आखिर में एक पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन 6 बुक्स में शॉर्टलिस्ट किया गया है एक भारतीय हिंदी उपन्यास को, टॉम्ब ऑफ सैंड इसका नाम है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित ये उपन्यास गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। हिंदी में लिखी गई थी रेत समाधि के नाम से, और इंग्लिश में इस पुस्तक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, और इंग्लिश में इस पुस्तक का अनुवाद किए हैं डेजी रॉकवेल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी 2005 में। 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। यूनाइटेड किंगडम में यह पुरस्कार दिया जाता है। पिछली बार 2021 में इस पुरस्कार के विजेता बने थे डेविड डियोप, जो कि फ्रांस के हैं। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 8 अप्रैल 2022 को कहां पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये मिसाइल हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। ठीक है, तो SFDR मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से। हाल ही में डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का भी परीक्षण किया था चांदीपुर से। MRSAM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। देखिए, जी सतीश रेड्डी को 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया था। डीआरडीओ का मोट्टो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फोटोग्राफर ने कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो देखिए, इस बार ये पुरस्कार जीते हैं एम्बर ब्रैकेन, जो कि कनाडा के फोटोग्राफर हैं। इनकी फोटोग्राफी कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए इन्हें 2022 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और भी इस तरह के पुरस्कार दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर मैथ्यू एबॉट ने फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वहीं ब्राज़ील के लालो डी अल्मेडा ने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2022 को कौन सा CRPF वीरता दिवस मनाया गया? CRPF वीरता दिवस या फिर इसे ही CRPF शौर्य दिवस कहा जाता है। 9 अप्रैल 2022 को इसने अपना 57वां CRPF वीरता दिवस मनाया। ऑप्शन डी राइट आंसर। CRPF जो है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। देखिए, इसी साल 19 मार्च को CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया था। इसे भी नोट करिए। CRPF का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 28 दिसंबर 1949 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया था। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह। CRPF का मोट्टो है सेवा और निष्ठा, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। देखिए, कोबरा और रैपिड एक्शन फोर्स ये CRPF के 2 महत्वपूर्ण चाइल्ड एजेंसीज हैं। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2022 को किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो गाओफेन 03 ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चीन ने इस उपग्रह को अपने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के माध्यम से चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया। चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा का नाम है डुरंड रेखा। एक और महत्वपूर्ण रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा।
चीन भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा शेयर करता है। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख से। चीन की यांगत्जे नदी ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी रूस में बहती है, यांगत्जे नदी चीन में बहती है। हुआंगहो नदी जिसे पीली नदी कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बार बाढ़ आ जाता है। शंघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की संसद है जिसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। करेंसी है रेन मिम्बी। युवान जो है रेन मिम्बी का ही यूनिट है। भारत का कृषि निर्यात बिलियन डॉलर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा? तो देखिए, पहली बार भारत का कृषि निर्यात जो है 50 बिलियन डॉलर से अधिक का हुआ है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 19.92% अधिक है। 2020-21 में कृषि निर्यात हुआ था 41.87 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट, 2021 के लिए निम्न में से किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता बने हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो कि वर्तमान समय में मेघालय के गवर्नर हैं। देखिए, 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है A.S. दुलत को। ठीक है, A.S. दुलत को 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2021 के लिए इस पुरस्कार के विजेता बने हैं सत्यपाल मलिक। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं केतन-जी ब्राउन। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने इनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अश्वेत किसे कहा जाता है? जो अफ्रीकी काले लोग हैं, अमेरिका में जाकर बसे हुए हैं कई सालों से या कई सदियों से, उन्हें ही अश्वेत कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं केतन-जी ब्राउन। अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और याद रखिएगा कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका गठन किया गया था 4 मार्च 1789 को। कहाँ पर है ये? वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में जॉन रॉबर्ट्स, जो कि 2005 से ही इस पद पर बने हुए हैं। अब दिल्ली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सर्बिया के। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा हिंदू मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? टेम्पल 360। एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? 7.5%। वैगनर ग्रुप जो कि हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था, किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? रूस की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है? रूस को। रूस जो है 2021 में ही UNHRC में 3 वर्षों के लिए सदस्य बना था, लेकिन इसका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इसे निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? हरियाणा विधानसभा ने। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? स्वीडन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत आबादी अस्वस्थ हवा में सांस ले रहा है? 99% आबादी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। मानव तस्करी विरोधी सेल किसने शुरू किया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। इस आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ।
भारत और किस देश के बीच बकलोह में खंजर नामक सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। बकलोह हिमाचल प्रदेश में है। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो देखिए, गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए जाकर गिर जाती है। ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों में इनमें कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर था, उपर्युक्त सभी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, जमुना। देखिए, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बहमानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दूसरा क्वेश्चन है, शहद में निम्न में से क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।